नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड के दो विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना था उसके तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इससे जुड़ी हुई अधिसूचना जारी कर दी है। 3 नवंबर को झारखंड के बेरमो और दुमका सीट पर उपचुनाव होगा। जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही सीट खाली हुआ था। दुमका सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ा था क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों सीट से विजयी हुए थे और उसके बाद उन्होंने दुमका सीट छोड़ने का निर्णय लिया था। बेरमो सीट इसलिए खाली हुआ था क्योंकि राजेंद्र सिंह जो वहाँ के विधायक थे, असमय उनका निधन हो गया और उसके बाद वह सीट खाली हुआ है। और अब दोनों ही सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होना है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में जिस तरह से पिछले दिनों चुनाव की घोषणा हुई, कयास यही लगाया जा रहा था कि उसी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी झारखंड के दोनों ही सीट के लिए, लेकिन उस दिन घोषणा नहीं हुई। आज अभी तुरंत थोड़ी ही देर पहले यह घोषणा की गई है कि झारखंड के दोनों ही जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होंगे। बेरमो और दुमका सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 10 नवंबर को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम आ जाएगा। तो कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति अब फिर से गर्मा सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलते रहा, अब वो थोड़ी और तेज हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कल ही सरकार में जो शामिल है कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है, कांग्रेस की तरफ से राजभवन मार्च किया गया था और उसके लिए बाकायदा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह रांची आए हुए हैं। और अभी कांग्रेस कार्यालय में आरपीएन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ही चुनाव आयोग की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि अब राजनीतिक हलचल और तेज हो जाएगी झारखंड में। आज जिस तरह से किसान बिल को लेकर कल कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया था और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग जिलों में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब चूंकि जब चुनाव की घोषणा हो गई और उसके बाद अब राजनीति जो है और जोर पकड़ेगी, राजनीतिक हलचल तेज हो जाएगी। कल जिस तरह से कांग्रेस ने किसान बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया था मोराबादी मैदान में और उसके बाद राजभवन मार्च किया था, उसके थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा था और सवाल खड़ा किया था और कहा था कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसी में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया था, जिसमें कांग्रेस जिस किसान बिल का विरोध कर रही है उन तमाम बातों का जिक्र है। अब चूंकि झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यह चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर बता दिया गया है कि 3 नवंबर को झारखंड में चुनाव होंगे, तो अब कहा जा सकता है कि झारखंड में जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं वो फिर से उठने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों जब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कम ही दिन का था, लेकिन उसी दौरान कई मामले उठे, चाहे भूख से मौत का हो, चाहे सहायक पुलिस का मामला हो, रोजगार का मसला हो। तो जिस तरह से रोजगार को लेकर झारखंड के युवा ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें कब रोजगार मिलेगा, किसान पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी जो ऋण माफी का वादा जिस तरह से किया गया था कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से वो कब होगा। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले जब आरपीएन सिंह संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, तो उन्होंने कहा इस बात को कि जो प्रक्रिया है किसानों की ऋण माफी की वह शुरू कर दी गई है और ये 2000 करोड़ का ऋण जो है वो माफ किया जाएगा शुरुआती चरण में। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 25,000 से कम जो लोन है किसानों का वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो अब बेरोजगारी भत्ता पर क्या कुछ सोचती है सरकार, कांग्रेस, खास करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें थी। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग ने झारखंड में के 2 सीटों पर उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। दोनों सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होना है और 10 नवंबर को काउंटिंग होगी और 10 नवंबर को ही यह साफ हो जाएगा कि आखिर कौन विजयी हुआ। आपको दोनों सीट के समीकरण को भी थोड़ा बता दें कि आपको पता होगा कि दुमका सीट से इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वही विजयी हुए थे। पिछली बार वहां से लुइस मरांडी विजयी हुई थी जो बीजेपी की हैं और मंत्री भी बनी थी सरकार में, वो इस बार हार गई थी। तो बीजेपी की तरफ से
वही उम्मीदवार हो सकती हैं। झामुमो की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ से कैंडिडेट थे, तो अब माना यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से ही, शिबू सोरेन के परिवार से ही कोई व्यक्ति वहाँ पर उम्मीदवार होगा। पिछले दिनों यह कयास लगाया गया और कई अखबारों में यह समाचार आया कि हो सकता है कि सीता सोरेन अपनी बेटी को वहाँ से लड़ाने की बात करे, लेकिन सीता सोरेन की तरफ से यह बिल्कुल द फॉलोअप से खास बातचीत में यह साफ कर दिया गया कि वह फिलहाल नहीं चाहती कि उनकी बेटी कहीं से चुनाव लड़े, और वह चाहती हैं कि वह उस सीट पर यानी कि दुमका सीट से बसंत सोरेन चुनाव लड़े। दूसरा, अब बेरमो की बात करें तो बेरमो सीट जो है वो राजेंद्र सिंह वहाँ से जीतते रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो हारे थे, इस बार वह जीते थे और असमय उनका निधन हो गया, तो उनके बेटे के लड़ने की ज़्यादा जो है संभावना है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आखिरी समय में यह बताया जाता है कि कौन उम्मीदवार होगा। तो ये तमाम जितने उम्मीदवार हैं, अब कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचल तेज होगी, लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरह से बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ किया गया कि गाइडलाइन को जो है फॉलो किया जाएगा और उस गाइडलाइन के तहत ही जो नेता हैं, वह जो कैंडिडेट हैं, वह प्रचार कर पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे और उसी गाइडलाइन के तहत चुनाव होगा। तो झारखंड में भी लाइन को जो है फॉलो किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, कम लोगों की भीड़ को, गैदरिंग को जमा करते हुए संवाद करेंगे नेताजी जो कैंडिडेट होंगे वो, और वो वोट मांगेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से वह वोट मांगेंगे। देखिए, अभी जो हमारी सहयोगी पूजा है वो बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें यह भी बताया गया है कि 7 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव को जो है वह स्थगित कर दिया है, जिसमें कि असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, ये 7 जो राज्य हैं उनकी 7 विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। झारखंड में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके अलावे पूरे देश में 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ये अभी तक का अपडेट है। झारखंड और बिहार के दर्शकों के लिए खास बात यही है कि पिछले दिनों जिस तरह से बिहार चुनाव की घोषणा हुई थी और इंतजार था खास करके झारखंड वासियों को कि झारखंड में जो उपचुनाव होना है उसकी घोषणा कब होगी, तो अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है कि झारखंड में 3 नवंबर को चुनाव होंगे और उसके बाद 10 नवंबर को जो है काउंटिंग होंगी, मतगणना होगा और उसी में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका सीट से किसे उम्मीदवार बनाता है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होते हैं बेरमो के सीट पर। पहले ही साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन था और राजद का चुनाव से पूर्व वह इस उपचुनाव में भी रहेगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी और जेएमएम के बीच थोड़ी खींचतान चल रही है और सीटों को लेकर चूंकि जेएमएम जो है बिहार में चाहता है कि उसे 20 के आसपास सीट मिले, लेकिन राजद 3 सीट के आसपास देने की सोच रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पे अभी तक कोई बयान कहीं से नहीं आया है। तो उधर बिहार में खींचतान चल रहा है, लेकिन झारखंड में ये बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर जिस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था उसी गठबंधन के तहत उपचुनाव में भी लड़ा जाएगा। लेकिन अब एनडीए खेमे की बात करें तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, आजसू अलग चुनाव लड़ी थी और जितने भी गठबंधन के साथी हैं उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन उपचुनाव से जुड़े हुए सवाल जब आजसू के सुप्रीमो और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो लग रहा है कि बीजेपी और आजसू के बीच हो सकता है कि कुछ समन्वय स्थापित हो और उसके बाद बीजेपी और आजसू इस बार एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाए, क्योंकि दोनों ही सीट जो यदि बेरमो की बात करें या दुमका की बात करें तो आजसू का कोई खास जनाधार नहीं दिखता है। इसलिए आजसू चाहेगी कि वह बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। चूंकि अभी जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें आजसू लगातार मुखर होकर बोलती रही है विपक्ष की आवाज बनकर। तो विपक्ष की आवाज और कैसे मजबूत हो, दोनों सीट से कैसे विपक्ष के उम्मीदवार जीतें, इसकी जोर लगाने के लिए जो है आजसू और बीजेपी एक साथ होकर चुनाव लड़ सकती है। वहीं गठबंधन की सरकार के सामने यह बहुत बड़ी ये चुनौती है कि वो कैसे साबित करे, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिस तरह से औरा बनाया गया था चुनाव से पहले,
खास करके युवाओं ने उन्हें अपना एक फेस माना था और कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे तो हम सबको रोजगार दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने ये वादा भी किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो अब कहा जा सकता है कि ये चुनाव, उपचुनाव जो है, यह मुख्यमंत्री की एक परीक्षा की घड़ी भी है। लेकिन एक बात यह भी है कि काम करने का बहुत कम मौका मिला, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर रहा और इस दौर में सरकार जो है हेल्थ सिस्टम और तमाम जो छोटी मोटी ये काम है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसी पर फोकस करके काम करती रही और सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई और सरकार के पास बहुत कुछ करके प्रूफ करने का भी मौका नहीं मिला। और यही वजह है कि आप यदि बात करें तो सड़क मरम्मती तक का भी काम और उसका भी टेंडर नहीं निकल पाया, क्योंकि जब सरकार बनी और उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह कहते रहे कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जब तक ये रो ही रहे थे और उसके बाद फिर कोरोना का संक्रमण आ गया और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ गई। अभी जिस तरह से आपको पता होगा कि संथाल परगना में ये चुनाव होना है, दुमका उप राजधानी है झारखंड की, और वहाँ पे सड़कों की क्या स्थिति है। तो लाजमी सी बात है कि जो उपचुनाव होंगे दुमका में तो ये मुद्दा उठेगा कि अब तक झारखंड अलग होने के बाद जितनी बुरी स्थिति खास करके संथाल परगना में सड़कों की है वो अब तक नहीं थी। अब चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों जो है 2-3 दिवसीय दौरे पर दुमका जा चुके हैं और वहां पर कई कार्यक्रम में भाग लिए, शिरकत किए, लोगों से मिले, फिर से कई वादे किए और उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना संक्रमण की लड़ाई में वह लगे हुए हैं और उसके बाद जैसे ही निकले तो विकास की गति और तेज होगी। तो अब जब चुनावी मैदान में जाएंगे ये तमाम नेता और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो लोगों को यह बताना होगा कि अब फिर वो क्या करने वाले हैं और अब तक क्या कुछ कर पाए। तो हम सबको भी इंतजार है कि अब ये जब चुनाव की घोषणा हो गई है और उसके बाद फिर सरकार या फिर विपक्ष का क्या रुख होता है और कैसे तैयारी करते हैं और किसे कैंडिडेट बनाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।